हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीपी, और जिसके अंदर हम लोगों ने जीपी में है या नहीं, मतलब जो गिवन सीक्वेंस है वो जीपी में है या नहीं उसको वेरीफाई करना, या फिर हम लोगों को कोई टर्म फाइंड आउट करना है तो जीपी के अंदर nth टर्म फाइंड आउट करना, इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइज 2.1 से हम लोगों ने कवर किए थे। तो बेटा एक्सरसाइज 2.1 को ही आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट, इसीलिए कुछ की पॉइंट्स मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, वन बाय वन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले दिया है बेटा पहला पॉइंट, व्हेन थ्री नंबर्स ए बी एंड सी आर इन जीपी, अगर ये तीन नंबर जीपी में है देन b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b। मुझे लगता नहीं आप लोगों को ये चीज समझाने की जरूरत है, क्योंकि जब तीन टर्म AP में होते हैं तो नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस GP में होते हैं तो b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b, उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशियो अगर निकाले नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म तो वो रेशियो इक्वल होता है। सो b अपॉन a और c अपॉन b ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो बेटा ऐसा हम लोगों ने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी देखा था जिसके अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जहां पे हम लोगों को बोला था कि ये तीन टर्म AP में है और सेकंड टर्म मुझे x दिया था, तो मैंने फर्स्ट टर्म अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू c अपॉन x, ऐसा हम लोगों ने लिखा था। आपको क्वेश्चन याद आ रहा होगा कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, दैट इज 5x और 7, ऐसे तीन टर्म अगर जीपी में है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे x को, तो कैसे करेंगे, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन x, तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन x, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ओके, अब बेटा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो पहला तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हेन थ्री टर्म्स आर इन AP द स्क्वायर ऑफ द मिडल, व्हेन थ्री टर्म्स आर इन GP द स्क्वायर ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जैसे b स्क्वायर इज इक्वल टू a इनटू c, हम लोगों ने ये चीज यहां पे सीखी। सेकंड बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर हम लोगों को जीपी के अंदर बोला रहता है कि थ्री टर्म्स आर इन AP, उन तीनों का एडिशन इतना इतना है, उन तीनों का प्रोडक्ट इतना इतना है। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को जीपी के तीन टर्म अज्यूम करना पड़ता है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं तो कोई भी टर्म ले सकते हैं। तो ABC अगर ऐसे टर्म लोगे तो आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जब भी आपको बोला जाता है कि व्हेन थ्री टर्म्स आर इन जीपी, व्हेन फोर टर्म्स आर इन जीपी और व्हेन फाइव टर्म्स आर इन जीपी, जनरली 3, 4, 5 ये तीन ही क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो थ्री टर्म्स अगर लेना है तो आपको हमेशा थ्री टर्म जब अज्यूम करना है, लेट द थ्री टर्म्स बी a अपॉन r a और ar। फोर टर्म्स है a अपॉन r क्यूब, a अपॉन r और ar क्यूब। फाइव टर्म्स अगर है a अपॉन r स्क्वायर, a अपॉन r a ar और ar स्क्वायर। तो बेटा ये हम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो ये कैसे हम लोग पहचानेंगे और कैसे हम लोग इसको हम लोग किस तरह से इसको समझेंगे, इसको मेमोराइज नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट है। ध्यान दो अभी मैं इसको बता रहा हूँ कि सपोज मुझे एक जीपी दिया हुआ है, तो जीपी क्या रहता है बेटा, जीपी का अगर पहला टर्म देखा तो a, अगला ar, अगला ar स्क्वायर, अगला ar क्यूब, नेक्स्ट इज ar रेज़ टू पावर 4, ये तो हम लोग सीख गए। अगर इस जीपी को मैं इस साइड में बढ़ाऊं, अगर इस जीपी को मैं इस साइड में बढ़ाऊं तो बेटा ये होगा, अगर यहां से होना चाहिए तो ये टर्म आएगी a अपॉन r, क्योंकि a अपॉन r को ही मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा तब a आएगा, a को r से मल्टीप्लाई करूंगा तब ar आएगा। इसके पहले की जो टर्म रहेगी वो रहेगी a अपॉन r स्क्वायर, इसकी पहले की टर्म रहेगी a अपॉन r क्यूब और इसकी पहले की टर्म रहेगी a अपॉन r रेज़ टू पावर 4। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज a अपॉन r रेज़ टू पावर 4, a अपॉन r क्यूब, a अपॉन r स्क्वायर, a अपॉन r। ये मैंने जीपी के बाहर लिखा है। जीपी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीपी स्टार्ट हो रही है a से। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जीपी का, जहाँ पे हम लोग जीपी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, a से, तो a ar स्क्वायर, ar क्यूब एंड ar रेज़ टू पावर 4। और उसके पहले अगर देखूंगा तो इसके पहले की टर्म आएगी a अपॉन r, क्योंकि इसको मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा, इसको r से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा, इसको r से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा, जैसे इसको r से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म बना।
तो प्रीवियस टर्म को अगर r से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट टर्म बनेगा। तो सपोज ये मैंने कुछ टर्म ले लिए जो जीपी के अंदर है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो r है। अब मुझे 3 टर्म अज्यूम करना है, तो हमेशा बेटा a को सेंटर पकड़ के चलना, a को सेंटर पकड़ के चलना। अब a को सेंटर पकड़ के चलना है, 3 टर्म निकालनी है, तो ये सेंटर में है, तो ये आपकी 3 टर्म आएगी। कौन सी? a अपॉन r, a और ar, a अपॉन r, a और ar, ये आपकी क्या आएंगी? 3 टर्म आएगी। अब बेटा देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, a अपॉन r और ar, ये 3 टर्म आप लोगों ने अज्यूम की, तो 3 टर्म जब रहेगी तो a अपॉन r, a और ar आएगा। जब 5 टर्म्स की बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली 3 से 5 पे जा रहा हूँ, 4 भी समझाऊंगा। 5 टर्म की बात करता हूँ तो a को सेंटर पकड़ो, 2 टर्म इधर, 2 टर्म इधर, a अपॉन r स्क्वायर, a अपॉन r, a ar और ar स्क्वायर, a अपॉन r स्क्वायर, a अपॉन r, a ar और ar स्क्वायर, मतलब a को सेंटर पकड़ के मुझे चलना है। ओके, अब आता हूँ मैं 4 टर्म पे। अगर 4 टर्म पे मैं आता हूँ तो a को अगर मैं सेंटर लूंगा तो इधर 1 टर्म आएगी, इधर 2 टर्म आएगी, या फिर इधर 2 टर्म आएगी, इधर 1 टर्म आएगी, क्योंकि a को अगर मुझे लेना है तो मतलब 4 टर्म में तो मेरा बैलेंस नहीं बैठ रहा। 3 में मैंने क्या किया, a को सेंटर किया, एक इधर एक इधर। 5 में मैंने क्या किया, a को सेंटर किया, 2 इधर और 2 आगे भी। लेकिन 4 में ये बैलेंस नहीं बैठ रहा, तो 4 में हम लोग a को सेंटर न लेते हुए उसके आजू बाजू के 2 टर्म से शुरुआत करेंगे। तो बेटा एक टर्म होगी ये और एक टर्म होगी ये। अब यहाँ पे आपने एक टर्म का गैप छोड़ के किया, इसलिए यहाँ पे भी एक टर्म का गैप छोड़ के करेंगे ar क्यूब, और यहाँ पे भी एक टर्म का गैप छोड़ के करेंगे ar क्यूब और a अपॉन ar क्यूब। तो ये क्या होगा, a अपॉन r क्यूब, a अपॉन r क्यूब, 4 टर्म की बात कर रहा हूँ, a अपॉन r, उसके बाद ar, ये ar है, a अपॉन r के बाद चाहिए ar, राइट, a अपॉन r के बाद ar और ar के बाद आएगा ar। समझ में आ गया? 3 और 5 टर्म का तो बहुत इजी है बेटा। 3 और 5 टर्म में a को सेंटर लो, एक इधर 3 हो गई, 2 इधर 5। लेकिन 4 टर्म में फिर से एक बार बता रहा हूँ, 4 टर्म में हम लोग क्या करेंगे, a को सेंटर लेके हम लोग दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ टर्म नहीं ला सकते, तो a को छोड़ दो, उसके आजू बाजू के 2 लो, उसके आजू बाजू के 2 लोगे तो ये 2 टर्म आपकी हो गई। अब ये 2 टर्म के अंदर अगर देखा जाए तो a अपॉन r और ar के अंदर देखा जाए तो आपने एक टर्म का गैप छोड़ा, तो यहाँ पे भी एक टर्म का गैप छोड़ के आगे का ले लो, यहाँ पे भी एक टर्म का गैप छोड़ के ये ले लो, तो a अपॉन r क्यूब, a अपॉन r, ar और ar क्यूब, ये आपके आएंगे 4 टर्म्स। तो बेटा ये निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप ये सारी चीजें वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब हम लोग एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज 2.1 का 5th क्वेश्चन में यहाँ पे ले रहा हूँ। 5th क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ, इफ फॉर अ सीक्वेंस tn इज इक्वल टू 5n raised to power n minus 3 divided by 2 raised to power n minus 3, show that the sequence is in GP। हमको प्रूफ करना है, हमको दिखाना है that the given sequence is in a GP, find the first term and common ratio। मतलब हमको इसको GP में बताना है और GP में बताने के बाद हम लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब a और r की वैल्यू निकालनी है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, द क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर एपी में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एपी में इस टाइप की फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म, या बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस। मतलब कोई भी सीक्वेंस एक फॉर्म की तरह डिफाइन किया है तो उसका डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं। तो बेटा इससे हम लोग टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मुझे प्रूव करना है कि वो जीपी में, जीपी में मैं तब तक नहीं प्रूव कर सकता जब तक उसका रेशियो इक्वल नहीं आता, और रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो जीपी में नहीं है, रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो जीपी में है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब रेशियो किसका निकालोगे, रेशियो निकालोगे टर्म्स का। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द टर्म। अब हम लोग डेफिनेशन से टर्म्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, जो हमारा डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से टर्म फाइंड आउट करना बहुत आसान है। अगर मैंने n की जगह पे 1 डाल दिया तो वो t1 आ जाएगा, n की जगह पे 2 डाल दूंगा तो वो t2 आ जाएगा, और n की जगह पे 3 डाल दूंगा तो वो t3 आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज, क्या दिया है हमको बताओ, हमको दिया है गिवन। व्हाट इज गिवन,
Tn is equal to 5n minus 3 upon 2 raised to power n minus 3. ओके, ये हमको दिया है। अब मुझे टर्म फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले n is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो यहाँ लिखता हूँ for n is equal to 1, T1 is equal to 5 raised to power 1 minus 3 divided by 2 raised to power 1 minus 3, that is 5 raised to power minus 2 and 2 raised to power minus 2। अब दोनों का पावर माइनस आ गया, तो प्लस करना है तो ये टर्म ऊपर चले जाएगी और ये टर्म नीचे आएगी। हम लोगों को लॉ पता है इंडाइसिस का, दैट इज a raised to power minus m is equal to 1 upon a raised to power m। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो 5 raised to power minus 2 अगर नीचे आएगा तो 5 raised to power 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 raised to power 2 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 2 raised to power 2 upon 5 raised to power 2, दैट इज 4 upon 25। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका T1। सो T1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4 upon 25। अब क्या निकालना पड़ेगा, T2 कैसे निकालेंगे, n is equal to 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ that is for n is equal to 2, T2 is equal to 5 raised to power 2 minus 3 divided by 2 raised to power 2 minus 3, that is equal to 5 raised to power minus 1 upon 2 raised to power minus 1। अब 5 raised to power minus 1 upon 2 raised to power minus 1, that is equal to 2 upon 5। ये क्या बन गया आपका बताओ, ये बन गया आपका T2। सो T2 is equal to कितना आया, 2 upon 5। अब क्या निकालूंगा, T3। सो T3 निकालने के लिए n की जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ that is T3 is equal to, for n is equal to 3, for n is equal to 3, T3 is equal to 5 raised to power 3 minus 3 upon 2 raised to power 3 minus 3, that is 5 raised to power 0 upon 2 raised to power 0। अब 5 raised to power 0 1, any number raised to power 0 1, 2 raised to power 0 1, तो that is equal to T3 is equal to कितना आ गया, 1। तो T3 is equal to 1 आने के बाद अब 3 टर्म तो हम लोगों ने निकाली, अब मुझे रेशो चेक करना है कि रेशो इक्वल है या नहीं। सो अब मैं निकालता हूँ T2 upon T1। सो देयरफॉर T2 upon T1 is equal to, T2 कितना है, 2 upon 5 डिवाइडेड बाय T1 कितना है, T1 है 4 upon 25, 4 upon 25, that is equal to 2 upon 5 multiplied by 25 upon 4। ये आ गया। सो 5 1s are 5 5s are 2 1s are 2 2s are, ये आ गया 5 upon 2। ओके, ये आ गया T2 upon T1। अब निकालता हूँ T3 upon T2। बेटा एक ही रेशो निकालने से थोड़ी बोल देंगे इक्वल है, दो रेशो निकालो, चेक करो, दोनों इक्वल आ गए तो रेशो इक्वल है। सो T3 आ गया 1, सो 1 upon 2 by 5, 2 upon 5, इसका रेसिप्रोकल होगा, कितना होगा 5 by 2। मतलब क्या कि T2 upon T1 5 by 2 आया, T3 upon T2 5 by 2 आया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, therefore T2 upon T1 is equal to T3 upon T2, that is equal to 5 by 2। so therefore given sequence is in GP, गिवन सीक्वेंस इसके अंदर है, जीपी के अंदर है, क्योंकि उसका रेशो इक्वल आ गया। अब मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म रहेगी T1 दैट इज 4 upon 25 और कॉमन रेशो क्या रहेगा 5 by 2। जो दोनों में भी कांस्टेंट आया वो क्या हो गया कॉमन रेशो। सो देयरफॉर यहां मैं लिखूं फर्स्ट टर्म A is equal to 4 by 25 कॉमन रेशो ब्रैकेट में R इज इक्वल टू 5 by 2। कॉमन रेशो कितना आ गया 5 by 2। फर्स्ट टर्म इज 4 by 25 तो हम कॉमन रेशो 5 by 2। तो बेटा कोई भी सीक्वेंस अगर मुझे गिवन है और मुझे बोला गया है जीपी में है या नहीं चेक करो, तो पहले टर्म्स निकालो, टर्म्स के रेशो निकालो, रेशो कांस्टेंट आ गया तो वो जीपी में है। ठीक है, चलो नोट कर लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है फाइंड 3 टर्म्स इन जीपी such that their sum is 21 and sum of their square is 189। हम लोगों को क्या बोला है, 3 टर्म्स जीपी में है ऐसे कि जिनका सम है 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। तो बेटा अभी मैंने आज के सेशन जब स्टार्ट किया था तब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 टर्म्स अगर रहे तो क्या अज्यूम करना है, a अपॉन r, a और ar, जो आपने नोट कर लिया होगा। तो बेटा कुछ चीजें मैंने यहाँ पे अज्यूम करके रखी है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, लेट 3 टर्म्स इन जीपी बी, क्या है, a अपॉन r, a और ar। ओके, तो ये तो मैंने अज्यूम की। अब बोला है दैट इज देयर सम इज 21, मतलब तीनों की सम 21 आएगी। मींस व्हाट, a अपॉन r प्लस a प्लस ar इज इक्वल टू 21। सम की बात कर रहा हूं तो तीनों टर्म में क्या कॉमन आता है बेटा, a कॉमन आ जाता है। सो 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 21। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। पहली सिचुएशन थी सम इज 21, तो उससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया। आगे बोला था सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189, तो a अपॉन r का स्क्वायर, a अपॉन r होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 189। तो बेटा इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी a स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी a स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी a स्क्वायर बनेगा। तीनों टर्म में से मैंने a स्क्वायर क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में से a स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1, और यहाँ पे बचेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 189। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। मतलब क्या कि मैंने सबसे पहले 3 टर्म अज्यूम किए। 3 टर्म कौन से अज्यूम किए, a अपॉन r, a और ar, और तीनों टर्म में से जो गिवन 2 सिचुएशंस थी दोनों से मैंने इक्वेशन बनाया। उनका सम 21 से एक इक्वेशन बना लिया और उनके स्क्वायर की सम 189 से एक इक्वेशन बना लिया। अब मुझे क्या करना है, हमको 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो बेटा 3 टर्म हम लोग तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब मैं a और r निकाल लूं। तो a और कैसे, a और r हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दो बेटा, जब भी 3 टर्म लोग इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें क्या करना, ये इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करता हूँ। देखो ध्यान से समझो अभी मैं कैसा कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 मेरा ये है दैट इज a इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r होल स्क्वायर। ये हमको दिया हुआ है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। a 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r, ये आ जाएगा LHS, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हो जाएगा, तो पहले तो मैं a स्क्वायर लिख लूंगा। सो ये होगा a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441। 21 का स्क्वायर आ गया 441। a स्क्वायर निकाल लिया। अब बेटा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर आ गया। हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, हम लोग ये जानते हैं। तो उससे मैं एक्सपांड कर रहा हूं, तो ये होगा a स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये होगा a स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस c स्क्वायर मतलब क्या आएगा, r स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b दैट इज होगा 2 अपॉन r प्लस 2ac 2 इंटू a इंटू c, r कट जाएगा तो ये आएगा 2 प्लस 2bc 2r 2 इंटू 1 इंटू r दैट इज इक्वल टू 2r इक्वल टू आएगा 441। समझ में आ गया इतना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो मेरा ये था एक्सपांशन, तो इसको मैंने एक्सपांड कर दिया है। यहाँ पे कौन से आइडेंटिटी एक्सपांड किया है, दैट इज a प्लस b प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। ओके, तो इससे बेटा मैंने एक्सपांड कर दिया है। तो ये तो मैंने यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए दिया है कि मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या यूज किया है। ओके, अब बेटा ध्यान से समझना है, अगर मैं इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, अगर मैं इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पहले 3 टर्म को अलग करता हूँ, इसको मैं अलग करता हूँ। ठीक है, सो a स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ
तो ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा, ये होगा ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/r² प्लस 1 प्लस r स्क्वायर, पहले 3 टर्म को अलग मल्टीप्लाई किया, प्लस ए स्क्वायर से आगे की 3 टर्म मल्टीप्लाई कर लो। आगे की टर्म 3 टर्म क्या है बताओ, 2/r प्लस 2 प्लस 2r इज इक्वल टू 441। ओके, तो बेटा यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर 2/r प्लस 2 प्लस 2r इज इक्वल टू आ गया 441। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करूं तो आगे सॉल्व करते हुए मुझे क्या मिलेगा बेटा, ध्यान दो। अब मैं क्या करता हूं, ये जो टर्म है इस टर्म की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ये टर्म कहीं दिख रही नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रही है, देखो ए स्क्वायर प्लस 1/r² प्लस 1 प्लस r², इसके जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया 189 प्लस ये टर्म भी मुझे कहीं दिख रही है, बट इसको एक थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा और a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा 2a और a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा a/r प्लस ये 2 कॉमन लिया, ये आ गया a प्लस ये 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया ar इज इक्वल टू 441। ध्यान दो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लिया तो 2a² बना और एक a से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर बचा सिर्फ 2a, तो एक a से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a/r, ये 2 कॉमन लेने की वजह से 1 था तो 1 into a और यहाँ पे आ गया ar इज इक्वल टू 441। अब इस ब्रैकेट को भी स्टडी करो, आप इस ब्रैकेट को भी आप स्टडी करोगे तो a/r प्लस a प्लस ar इज इक्वल टू 21। मैं इसकी जगह 21 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। बेटा गिवन वैल्यूज का यूज करके ही मुझे करना है। मैंने तो पहले इसको एक्सपांड किया, एक्सपांड करने के बाद a स्क्वायर से पहले 3 टर्म को अलग मल्टीप्लाई किया, दूसरे 3 टर्म को अलग मल्टीप्लाई। पहले 3 टर्म में जो ब्रैकेट था वहां पे मैंने देखा a² प्लस 1/r² प्लस 1 प्लस r² इज इक्वल टू 189 मेरे पास है, मैंने सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे a² जो था पहले 3 टर्म से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आएगा और a से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट यहाँ पे बनाना था, तो उसके जगह में 21 लिख सकता हूँ ब्रैकेट में जो वैल्यू है। तो अब लिखता हूँ दैट इज 189 प्लस 2a इनटू ब्रैकेट 21 इज इक्वल टू कितना आया बेटा 441। ओके, तो 189 प्लस 2a इनटू ब्रैकेट 21 इज इक्वल टू 441। चलो इसको माइनस कर देते, तो ये होगा दैट इज 42a इज इक्वल टू 252। सो a इज इक्वल टू आ गया 6। a की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर a की वैल्यू 6 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो चलो मैं यहां डालता हूं इक्वेशन नंबर 1, मैं लिखता हूं दैट इज सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। चलो भाई इक्वेशन 1 में डाल देते। इक्वेशन 1 क्या है, ये है a, दैट इज ये होगा 6 इन ब्रैकेट, a की जगह पे 6 डाल दिया, 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 21। 6 से डिवाइड कर लेता हूं तो ये होगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 21/6। तो चलो यहाँ मैं इसको सॉल्व करूंगा, r से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर सब जगह मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका एलसीएम में r ले लो तो ये होगा 1 प्लस ये होगा r प्लस r² इज इक्वल टू 21/6। r से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 21/6 कट होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 7/2। ओके, तो r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7r आएगा और 2 इधर आएगा, तो ये होगा 2r² प्लस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 7r। 7r इधर, 2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो बेटा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्लास 10 के हिसाब से। तो 2 into 2 कितना हो गया 4, सो दैट इज 2r² माइनस 4r प्लस r प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 2r कॉमन, r माइनस 2, r माइनस 2 आ गया, r 2r कॉमन, r माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 आ रहा है क्या, नहीं, 2r कॉमन, 2r² माइनस 5r माइनस r आएगा, ये माइनस 5r इज इक्वल टू माइनस 4r माइनस r, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन
r minus 2 equal to 0. So बेटा r minus 2 और 2r minus 1 equal to 0. तो दो ब्रैकेट इक्वल टू 0 आ गए, तो उसमें आप लोग क्या लोगे, r minus 2 equal to 0 लोगे और 2r minus 1 equal to 0 लोगे। तो r minus 2 equal to अगर 0 लोगे तो पहले ब्रैकेट के हिसाब से आपका आएगा that is r is equal to 2 या r is equal to 1/2। तो बेटा आपकी सबसे पहली वैल्यू कौन सी आई, a की आई, उसके बाद वैल्यू किसकी आई, r की आई, और a और पहला r लेके सीरीज बनाने का पहली और a और दूसरा r लेके सीरीज बनाने का बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा बेटा। इसका जो आंसर आता है इट इज 3 6 12। इसका एक तो सीरीज रहेगा 3 6 12 या फिर 12 6 3, ये तीनों भी टर्म जीपी के अंदर है, that is 3 6 12 and 12 6 3। अगर आप लोग a is equal to 6 लोगे और r is equal to पहली बार 2 लोगे तो 6 upon 2 3 बनेगा, ये 6 बनेगा और 6 into 2 12 बनेगा। बट a is equal to 6 लोगे और r is equal to 1/2 लोगे तो आपकी सीरीज बनेगी 12 6 और 3। तो r की जब दो वैल्यू आती है तो दोनों को कंसीडर करके आप लोगों को सीरीज बनानी है, ठीक है, सीक्वेंस बनाना है, जीपी बनानी है, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लेना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें हम लोगों को इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो आज हम लोग यहाँ रुक रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चलिए थैंक यू।